माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हिंदी का प्रादर्श प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जो कि 80 अंकों का है। ये सैंपल पेपर है। आपका वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र इसी तरह से आएगा। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ हैं, 32 अंक के। 15 तक 2 अंक के हैं। 16 से 19 तक 3 अंक के प्रश्न हैं और 20 से 23 तक 4 अंकों के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को मैं आपको उत्तर सहित बता रही हूँ। पहला विकल्प का है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य। दूसरा है इसका सही उत्तर, निबंध के प्रमुख तत्व हैं। निबंध के प्रमुख 3 तत्व होते हैं, विषय वस्तु, उद्देश्य और शैली। अगला है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास। इसका उत्तर है दूसरा, देहाती दुनिया। इसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। काव्य के भेद 2 होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। रस के अंग होते हैं 4, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव। समास के 6 भेद होते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ये भी 7 अंक का है। छायावाद के प्रमुख आधार हैं जयशंकर प्रसाद। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरज कब निकलेगा, ये एक कहानी संग्रह है जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे। महाकाव्य है साकेत। इसमें जो पंचवटी है यह एक खंड काव्य है। अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी। हड्डी पसली एक करना, इसका अर्थ है बहुत अधिक मारना। इसके बाद है अगला प्रश्न, सही जोड़ी। ये भी 6 अंक का है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये तीनों कहानी संग्रह हैं जयशंकर प्रसाद के। इसका उत्तर घ होगा। बाल गोविंद भगत, यह रेखा चित्र। ज है ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी। जॉर्ज पंचम की नाक, इसका उत्तर क होगा। कमलेश्वर। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके लेखक अज्ञेय हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पर अनुप्रास और उपमा अलंकार है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। 7 अंक का है, 7 प्रश्न है। नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है, इसका उत्तर होगा, नई कविता का प्रारंभ 1950 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार लाला श्री निवास दास जी के परीक्षा गुरु नामक उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। पाठ छाया मत छूना, इसके कवि का नाम, छाया मत छूना के कवि गिरिजा कुमार माथुर। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें इसलिए अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके बुढ़ापे का वही एकमात्र सहारा थी। अगर वो चली जाती उनको छोड़कर तो बाल गोविंद भगत जी की देखरेख करने वाला और कोई नहीं था। मात्रिक छंद की परिभाषा, जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई आदि। तुम तो कालो हाक जनु लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो जनु है यह उत्प्रेक्षावाचक है। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द
कहते हैं। फिर है अगला, सत्य और असत्य। प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी माने जाते हैं। बिल्कुल सही है, सत्य। नाटक भिदा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया है, ये भी सत्य है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग नहीं है, ये गलत है, यह विज्ञान का भयानक दुरुपयोग ही है। भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था, यह भी गलत है, गलत है। भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वरनाथ। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं, ये भी सही है। निपात शब्द का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। वाक्यों को अलग करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। निपात का प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए होता है। प्रश्न 6 से 18 तक 2 अंक के हैं। भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इस काल में कवियों ने साकार और निराकार ब्रह्म की उपासना से संबंधित कविताएं लिखी थी। भक्ति भावना का बहुत अधिक प्राबल्य था, ईश्वर के प्रति भक्ति की कविताएं लिखी गई। गुरु की महिमा बताई गई, एक अन्य विशेषता है। और चौथी विशेषता है राज्याश्रय में कविता नहीं लिखी गई थी, जैसे वीरगाथा काल में राज्याश्रय पर कविता लिखी गई थी, भक्ति काल में राज्याश्रय से मुक्त कविताएं थीं। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसमें अथवा है, दोनों में से कोई एक करना है। प्रयोगवाद की एक विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तिवाद को अभिव्यक्ति प्रदान की गई थी कविताओं में। और दूसरी विशेषता है इसमें बौद्धिकता और रूखापन कविताओं में बहुत ज्यादा था। एक अन्य तीसरी विशेषता है निराशावादिता थी कविताओं में। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अथवा कवि ऋतुराज जी का शिल्प सौंदर्य लिखिए। निराला जी के शिल्प सौंदर्य मतलब काव्य सौंदर्य की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने मुक्तक कविता को जन्म दिया है। इन्होंने नए नए विषयों को और नई शैलियों को समृद्ध किया है। इनकी भाषा क्लिष्ट और संस्कृत निष्ठ है। प्रकृति का सजीव चित्रण किया है और देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं से युक्त कविताओं को भी लिखा है। 2 अंक का है तो ज्यादा नहीं लिखना इसमें। ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य यह है कि इन्होंने अपने काव्य में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है और बहुत से ऐसे अछूते विषय हैं जिनको पुरानी कविताओं में स्थान नहीं मिला था, उनको भी उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया है काव्य में और लोक जीवन की भाषा को इन्होंने महत्व दिया है। इन्होंने बहुत सारी रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर प्रहार किया है। इसी में अथवा वाला प्रश्न है। अथवा नहीं है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं। पहला, वीर कभी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं। वीर युद्ध स्थल में अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं। वीर कभी भी अभिमान नहीं करते हैं। वीर धैर्यवान और गंभीर होते हैं। वीर विनम्र होते हैं। वीरों में दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव होता है। इसमें अथवा में है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। ये जयशंकर प्रसाद जी के आत्मकथ्य पाठ में का है। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उनका जीवन दुखों से और अनेक आघातों से पूर्ण रहा
और वे आत्मकथा लिख करके उन दुखों को याद करना नहीं चाहते हैं। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9। वीर रस की परिभाषा है, जब सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त हो जाता है तो उनके संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। एक और सरल भाषा में हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जहाँ कविता में किसी व्यक्ति की वीरता का वर्णन होता है वहां वीर रस होता है। इसका उदाहरण है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाकाव्य किसे कहते हैं? किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। महाकाव्य उसे कहते हैं जिसमें किसी इतिहास या पुराण प्रसिद्ध कथा वस्तु का वर्णन होता है और किसी महान व्यक्ति के जीवन का समग्र चित्रण होता है। इसमें प्रकृति का चित्रण होता है और पात्रों की संख्या अधिक होती है। रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, यह एक महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। आप किसी एक महाकाव्य और इसके लेखक का नाम लिखिए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद की परिभाषा है, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसमें दूसरे और चौथे चरण के अंत में सगण अथवा जगण का होना आवश्यक होता है। दोहा का उदाहरण, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा है, जहां जड़ प्रकृति में मानवीय क्रियाओं व भावनाओं का आरोपण करके सजीव जैसा प्रस्तुत किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें जड़ प्रकृति है और उसको मानवीकरण कर दिया जाता है। इसका उदाहरण है, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल द्वार, जागो फिर एक बार। यहाँ पर जो तारे हैं और वो किरण है वह जगाने का कार्य कर रही है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 11, कहानी की परिभाषा लिखिए एवं प्रेमचंद की कोई 2 कहानियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, कहानी की परिभाषा, कहानी वास्तविक जीवन की ऐसी काल्पनिक कथा है जो छोटी होते हुए भी स्वतः पूर्ण और सुसंगठित होती है। मुंशी प्रेमचंद की 2 कहानियों के नाम है ईदगाह, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, आत्माराम आदि भी उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। आपको कोई 2 कहानियों के नाम लिखने हैं। आत्मकथा विधा का परिचय लिखते हुए एक लेखक का नाम और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पूरी निष्पक्षता और सच्चाई से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसके जीवन में जिन भी व्यक्तियों या जिन पुस्तकों से उसको प्रेरणा मिली है उसके बारे में भी वह लिखता है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी बहुत प्रसिद्ध है।
लेखक स्वयं प्रकाश अथवा लेखिका मन्नू भंडारी जी की कोई दो भाषागत विशेषताएं लिखिए। पहले स्वयं प्रकाश जी के बारे में बता रहे हैं। लोक जीवन से जुड़े हुए थे और इन्होंने लोक प्रचलित व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा आडंबर तथा बनावटीपन से दूर जनसाधारण की भाषा है। इन्होंने अपने साहित्य में निम्न वर्ग, शोषित वर्ग आदि के प्रति चिंता व्यक्त की है। सरल, सुस्पष्ट और सहज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद हम मन्नू भंडारी जी की कोई दो भाषागत विशेषताएं बताएंगे। मन्नू भंडारी जी ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने आवश्यकता के अनुसार तत्सम तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है। विषय के अनुरूप इनकी भाषा भी बदलती रहती है। एक कहानी यह भी, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। एक कहानी यह भी, इस आत्मकथ्य में लेखिका मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना इसलिए कहा है क्योंकि उनके अनुसार रसोई में काम करने वाली महिलाओं की रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है। रसोई में काम करने वाली स्त्रियों की सारी क्षमता खाना पकाने, सब्जी काटने और नए नए पकवान बनाने में ही खर्च हो जाती है। उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। इसमें अथवा में है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है, अपने विवेक के द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तथ्य का दर्शन करता है, नई खोज करता है, वही वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति है। निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 में इसका उत्तर, निपात वे शब्द हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लग करके उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं। निपात अव्यय नहीं होते हैं, अव्यय से भिन्न होते हैं। जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं, यह तक जो है यह निपात है। तुम तो आए ही नहीं, यहाँ तुम के बाद जो तो है यह निपात है। आपको ही आना होगा, यहाँ पर ही यह जोर देने के लिए कहा गया है, यह निपात है। अगला प्रश्न है, अथवा में समास के प्रकारों के नाम लिखिए। यहाँ केवल नाम लिखना है। समास 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, 5 द्वंद्व समास और 6 नंबर पर बहुब्रीहि समास। प्रश्न 15, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। लेखक ने सड़क पर घूमते हुए जब एक जले हुए पत्थर को देखा जिस पर एक व्यक्ति के जलने की उजली छाया थी, तब उन्हें अनुभव हुआ कि बम विस्फोट के समय कोई आदमी यहाँ खड़ा रहा होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि बम विस्फोट से वह तो भाप बनकर उड़ गया होगा, पर उसकी छाया पत्थर पर अंकित हो गई। इस अनुभूति ने उनके हृदय को झकझोर दिया। तब उन्हें बम विस्फोट की भयंकरता का आभास हुआ। लाठ की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सरकारी अधिकारियों की चिंता समझते हुए सबसे पहले नाक वाला पत्थर खोजने की कोशिश की। उसमें असफल रहने पर किसी अन्य मूर्ति से नाक लाकर लगाने की सोची। उसमें भी असफल होने पर उसने अंत में किसी जीवित आदमी की, आम आदमी की नाक काटकर मूर्ति पर लगा दी।
वह नाक पत्थर की नहीं लगती है। यह बात अखबारों ने छाप भी थी। प्रश्न 16 3 अंक का है। महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका उत्तर है पहला, महाकाव्य और खंड काव्य में जो अंतर है वह ये है कि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का, किसी एक भाग का ही चित्रण होता है। दूसरा है, महाकाव्य के लिए नायक महान होना अनिवार्य है, खंड काव्य में नायक महान होना आवश्यक नहीं है। तीसरा है, महाकाव्य में जो आकार है वह बड़ा होता है, खंड काव्य का आकार महाकाव्य की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। अथवा वाला प्रश्न है, स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका उत्तर है, स्थायी भावों की संख्या 10 होती है, जबकि संचारी भावों की संख्या 33 होती है। दूसरा अंतर यह है कि स्थायी भाव उत्पन्न होकर के शीघ्र नष्ट नहीं होता है, रस का परिपाक होने तक बने रहता है, किंतु संचारी भाव पानी के बुलबुले की जगह जैसे होता है और क्षण क्षण में बनता रहता है और मिटता रहता है। तीसरा अंतर यह है कि प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है और जो निश्चित होता है, लेकिन संचारी भाव निश्चित नहीं होता है। एक ही संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है और उनकी प्रवृत्ति जो है वह निश्चित नहीं होने के कारण उनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। प्रश्न 17 मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 3 अंतर लिखिए। उत्तर, पहला अंतर है, मुहावरा किसी वाक्य के साथ जुड़कर ही अपना पूरा अर्थ व्यक्त करता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। दूसरा अंतर है, मुहावरा किसी वाक्य का अंश मात्र होता है, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य खंड होती है। तीसरा अंतर है, मुहावरे के प्रयोग में चमत्कार प्रदर्शन का भाव होता है और लोकोक्ति विषय की स्पष्टता और सत्यता को प्रकाशित करती है। इसमें अथवा का प्रश्न है, विज्ञापन लेखन अथवा सूचना लेखन में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। विज्ञापन लेखन अर्थात विशेष जानकारी के बारे में लिखना, जबकि सूचना कम शब्दों में और संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी वस्तु या सेवा के बारे में रचनात्मक और आकर्षक ढंग से बिक्री के लिए लेखन करने को कहते हैं, जबकि किसी विशेष जानकारी को सार्वजनिक करना ही सूचना कहलाता है। किसी वस्तु, उत्पाद या किसी संस्था के प्रति आकर्षित करने के लिए विज्ञापन आवश्यक है, जबकि किसी विशिष्ट जानकारी को सार्वजनिक बताने के लिए सूचना देते हैं। विज्ञापन किसी वस्तु की बिक्री के लिए या किसी प्रदर्शनी आदि के आयोजन के लिए, किसी अभियान की जानकारी के लिए बनाया जाता है, जबकि सूचना किसी कार्यक्रम के, किसी भ्रमण के, किसी आयोजन के बारे में लोगों को एक सामान्य जानकारी देने के लिए बनाई जाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश है। गद्यांश या काव्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। इसमें पहला प्रश्न जो है शीर्षक चुनने से संबंधित है। इसमें आप मेरा अपठित वाला वीडियो पूरा देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे अपठित के उदाहरण लिखे हैं और अपठित गद्यांश को किस तरह से लिखना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है। गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है या पद्यांश को, जो काव्यांश है, इसको अच्छी तरह से हमको पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में किस बारे में ये लिखा गया है यह सोचना है और उसी को शीर्षक में लिखना है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18, लेखिका मन्नू भंडारी के साहसी व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद लिखना है या दो मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी विषय पर एक संवाद लिखना है। इसमें आपको अनुच्छेद लेखन में ये ध्यान रखना है कि आपका अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों के बीच होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं हो। और जैसे मन्नू भंडारी का एक उदाहरण लिखा है, इसमें साहसी व्यक्तित्व पर लिखना है, तो पूरा उनके जो व्यक्तित्व का जो साहस है उसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट जिसको बोलते हैं वह लिखना है। संवाद लेखन में आपको नाटकीयता के ढंग से लिखना है, उसमें दो लोगों का नाम लिख करके एक छोटा सा नाटक संवाद लिखना है, जो एक छोटी सी बातचीत हो, जिसमें संवाद में सहजता हो और संवाद अच्छा रोचक हो। विराम चिन्हों का अच्छा प्रयोग किया जाए, सही ढंग से प्रयोग करें। इसमें प्रश्न क्रमांक 20, पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। इसमें सूरदास के पद से लिया गया है यह। इस पद्यांश में गोपियां उद्धव को भला बुरा कह रही हैं। इसमें पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 इसके सूरदास के पद पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कवि सूरदास जी हैं। कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है यह। प्रसंग में लिखेंगे, कृष्ण के द्वारा भेजे गए जो उद्धव हैं उनको गोपियां उलाहदा देते हुए बोलती हैं कि तुम बहुत भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्रेम में बंध नहीं पाए हो। इसका भावार्थ लिखेंगे, गोपियां कह रही हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो उद्धव, और अपरस रहत स्नेह तगाते नाहित मन अनुरागी। तुम उनके कृष्ण के साथ रह करके भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हो, तुम उसी प्रकार से उनके प्रेम में नहीं बंधे हो जैसे पुरइनी पात रहत जल भीतर, जैसे कमल के पत्ते पानी में रह करके भी तारस देह न दागी, उनके ऊपर बिल्कुल भी पानी का दाग नहीं लगता है। ज्यो डाल माहे तेल की गागरी बूंद न ताको लागे, या जिस तरह से तेल की भरी हुई मटकी पानी में अगर डूब जाती है तो भी वह पानी से दूर ही रहती है, तेल उसमें चारों तरफ से लगा रहता है तो उसमें पानी नहीं लग पाता। उसी तरह से प्रीति नदी में पाँव न बोरियों दृष्ट न रूप परागी, तुम प्रेम रूपी नदी में पैर भी नहीं डुबो पाए हो और तुम्हारी दृष्टि प्रेम के आनंद में बिल्कुल भी पगी नहीं है, बिल्कुल भी डूबी नहीं है। हम सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पागी। गोपिया कह रही हम तो भोली भाली अबला नारी हैं, जैसे गुड़ से चींटी चिपक जाती है उसी तरह से हम भी कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। इसमें बाद में अंत में विशेष लिखेंगे। विशेष में आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इस कविता में अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गोपियां व्यंगात्मक प्रहार कर रही हैं, व्यंग बोल रही हैं उद्धव से। सबसे बाद में जब हमारे भावार्थ लिखना हो जाएगा तो उसमें आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे। अनुप्रास, रूपक, अलंकार आदि का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। गोपियां उद्धव पर व्यंगात्मक आरोप लगा रही हैं, उलाहना कर दे रही हैं। इसमें जो बड़ भागी है इसका अर्थ भाग्यवान नहीं भाग्यहीन है।
इसके बाद अथवा में बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पाठ उत्साह से लिया गया है। इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये भी आपके क्षितिज से लिया गया है। इसके बाद में गद्यांश है जिसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। ये क्षितिज के पाठ नेताजी का चश्मा, इससे लिया गया है। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। अगला गद्यांश फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। ये क्षितिज के भाग 2, इसके मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। फिर इसके आगे कक्षा 10 की अंक सूची की मूल प्रति गुम गई है, तो आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिख करके अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन लिखना है, अथवा अपनी शैक्षिक प्रगति से अवगत कराने के लिए पिताजी को पत्र लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा 10 की अंक सूची गुम गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिख करके अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो आप सभी को आवेदन पत्र लिखना मालूम है। आप प्रति सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल इसको लिखेंगे। विषय में लिखेंगे 10वीं की अंक सूची की मूल प्रति गुम गई है, तो द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन। इसके बाद माननीय महोदय जी लिख करके पूरा आवेदन लिखेंगे। आप अपना रोल नंबर अथवा अपनी शैक्षिक प्रगति से अवगत कराने हेतु पिताजी को एक पत्र लिखना है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न 23, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। 4 अंकों का है यह निबंध, आपको रूपरेखा सहित लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। मेरा देश महान, पर्यावरण प्रदूषण समस्या व समाधान, जल ही जीवन है, कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व, दहेज प्रथा समस्या और समाधान। आप इन सभी विषयों को निबंध को तैयार कर लीजिए। इन सभी विषयों पर निबंध आप तैयार करेंगे। ये बोर्ड द्वारा जारी एक मॉडल पेपर है। इसमें से कुछ प्रश्न आ भी सकते हैं और हो सकता है कि कुछ नहीं आए, लेकिन आपका जो बोर्ड का प्रश्न पत्र होगा वो इसी डिज़ाइन के आधार पर आएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे बच्चे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप आगे भी वीडियो को देख सकेंगे और समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।